गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैडॉन, स्वप्निल, गुड इवनिंग भाई। शौर्य, रजत, कृष्णा, प्रथमेश, आयुष, सभी को गुड इवनिंग। यार डीपीपी डिस्कशन का मतलब एज सच कोई ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि आपको उसका आई थिंक सॉल्यूशन भी मिल रहा है। आपको बहुत दिक्कत होगी तो तही तभी मैं लूँगा, क्योंकि डीपीपी के क्वेश्चंस भी आपको ऐसे हैं जो कि आप कर सकते हैं अगर आप क्लास को ढंग से करो तो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हर वीक के लास्ट में ले लेंगे जब थोड़ी इकट्ठा हो जाए। अभी तो बहुत इजी इजी ही है सर। दुर्गेश, कृष्णा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं मिला तुम लोगों को? ठीक है, अभी मिल जाएगा। कोई सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक है? तुरंत मिलने से तुम लोग देख लोगे। तो पर्पस ये है कि तुम लोग को जो क्वेश्चन में स्ट्रगल करना है अपने से खूब कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। डीपीपी आपको इजी लगेगी, और खासकर अभी तो इजी ही है। आगे भी आपको उसमें इजी टफ सब मिलेगा, बट डीपीपी आपको क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप डीपीपी निपटा देंगे। चलिए, तो बच्चों आपको मेरी आवाज़ आ रही है, वीडियो सही से दिखाई दे रही है? तो क्लास स्टार्ट करें, एक बार यस लिख दीजिए। सभी बच्चों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, चलिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो कल हम लोगों ने मैंने तुम लोगों को कल स्लाइड में करीब 5 क्वेश्चन दिया था। किया तुम लोगों ने? कल स्लाइड में मैंने तुम लोगों को 5 क्वेश्चन दिया था, जो हमने पढ़ा था उसमें और थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, किया? नहीं किया? कुछ बच्चों ने किया? उसको भी डिस्कस करवाना है। यार वो क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है सारे निपटा दिए होगे तुम लोग। उसको क्या ही डिस्कस करें, एकदम उसी टाइप के तो थे। यही तो होमवर्क था तुम्हारा। तुम्हारे कल स्लाइड में मैंने होमवर्क अटेम्प्ट करके लिखा था, तुम लोगों ने किया ही नहीं, मुझे लगता है देखा ही नहीं। कुछ बच्चों ने किया। कुछ कह रहे हैं कौन सा क्वेश्चन सर? देखो ये क्वेश्चन जो तुम्हारे कल स्लाइड में गया था। ठीक है, तो ये कर लेना। ये इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इनमें से कोई पूछना है? नहीं? सारे हो गए? कर लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लाइड देखा करो यार, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं। ठीक है, स्लाइड जो है रिवीजन कैसे करते हो सर फिर? सारे हो गए? बहुत बढ़िया भाई, वो होने ही चाहिए। ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए। बन गए सारे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 करना है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। फाइंड ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज इक्वल टू। अभी जो भी मैंने कल क्लास में कराया था हूबहू वैसे ही क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फाइंड ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज इक्वल टू वेक्टर दिस एंड विच इज डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर दिस। तो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, आपको इसमें एक वेक्टर बताना है। ठीक है, जो कैसा है? आपको एक वेक्टर बताना है जो कैसा है? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था यार। फाइंड ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज इक्वल टू वेक्टर दिस। ठीक है,
एंड विच इज डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर दिस। तो क्या करोगे आप, एक मानोगे कि आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, लेट आवर रिक्वायर्ड वेक्टर इज आर, रिक्वायर्ड वेक्टर इज आर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर के लिए क्या क्या चाहिए होगा लिखने के लिए, मॉड चाहिए होगा और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, यही तो बताया गया था, ठीक है। अब आप देखिए कि उसका जो मॉड है वो किसके बराबर है, इस वेक्टर के। तो इस वेक्टर के बराबर है, तो मॉड वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं R1 वेक्टर और इसको नाम दे रहा हूं R2 वेक्टर। तो मॉड आर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड R1 के बराबर है, और मॉड R1 क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 और ये √6, बोलो, ठीक है। तो मॉड आ गया। अब R1 कैप, आर कैप किसके बराबर होगा, लिखा हुआ है विच इज डायरेक्टेड अलोंग द वेक्टर R2, जो R2 वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड है। तो आर कैप क्या लिखोगे भाई, आर कैप लिखोगे R2 कैप, और R2 कैप क्या होगा, R2 वेक्टर अपॉन मॉड R2। R2 वेक्टर कितना दिया हुआ है अपने पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट आई का कोविशेंट 1 है, जे का कोविशेंट 1 है और के का कोविशेंट 1 है। तो कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। तो बस आपने आर कैप भी निकाल लिया और आर आर भी निकाल लिया। तो अब ये वेक्टर लिखने के लिए रेडी हो, तो क्या लिखोगे, वेक्टर आर क्या लिखोगे, वेक्टर आर होगा मॉड आर, मॉड आर इज योर √6, और यूनिट वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3, बोलो। तो क्या आ जाएगा अपने पास, √2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो डाउट था, बाकी सब हो ही गए होंगे, बाकी तो सारे हो गए। चलो, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो वेक्टर में अभी हमने पढ़ा था कि इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर थर्ड भी करवाना चाह रहे हो, अरे आंसर तो, क्या आंसर, चलो, ठीक है। अब इसमें थर्ड क्या था, थर्ड क्या था, ये था थर्ड, फाइंड द यूनिट वेक्टर। अरे यार ये क्यों करवा रहे हो भाई, क्या करवा रहे हो तुम मुझसे ये, फाइंड द यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर नहीं निकाल पाओगे यार। हम्म, थर्ड का यूनिट वेक्टर नहीं निकाल पा रहे हो, थर्ड क्यों करवा रहे हो, ये मैं नहीं करूंगा, क्या मतलब है इसको करने का, यूनिट वेक्टर नहीं निकाल पा रहे हो, छोड़ो। वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, यही तो करना है यार, पढ़ नहीं रहे हो भाई आप। कल कितने क्वेश्चन किया हम लोगों ने इस पे, इसका आर कैप निकालना है, वो हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, ये कौन सी बड़ी बात है यार, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आर हो गया, आई का कोफिशिएंट है -1 स्क्वायर। नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही भाई, ऐसे लोग तो फिर क्या ही करेंगे फिर भाई, नहीं, बहुत मुश्किल है फिर, अभी से ये हाल है तुम लोगों का, ये है, मेहनत करो यार, ये तो बहुत आसान सी बात थी, थर्ड करवा रहे हो, सब इजी क्वेश्चन थे जो कल हमने दिए थे, आई थिंक सभी बच्चों से हो गए होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर आपके पास क्या है, अच्छा आंसर चेक करना था, आंसर सही किए होगे इसमें कौन सा ये है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो कि कुछ हम जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कल ही हम लोगों ने डेफिनेशन में सीखा था कि वेक्टर तब तक वेक्टर नहीं बोला जा सकता, केवल इसके उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, उसके पास क्या होना चाहिए, इट ऑल्सो फॉलो सर्टेन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, सुनिए पहले ध्यान से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, ठीक है, हाँ भाई कमेंट सबका दिख रहा है, ठीक है, तो इफ वी हैव टू वेक्टर्स, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और उसको हम इस तरीके से एक 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 जो है अपने पास इस तरीके से हम उसको अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से अलाइनमेंट कर रहे हैं कि एक वेक्टर का टेल, ठीक है, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करता है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली that resultant vector is basically a vector joining initial vector tel to final vector hell। ठीक है, that vector is basically joining initial vector tel to final vector head। ये कहने का मतलब है, फिर समझो कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास मान लो ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, दो वेक्टर है, लेकिन ये कंडीशन है, ये कैसे अरेंज है, कुछ प्रॉपर फैशन में अरेंज है। वो क्या है, देखो कि हमारा जो पहला वेक्टर है वो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर है बी, लेकिन आप देख पा रहे हो कि इस वेक्टर का जो टेल है वो इस वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहा है। द टेल ऑफ वन वेक्टर इज कोइंसाइडिंग, ठीक है, tail of one vector is coinciding with head of another vector, tail of one vector is coinciding with head of another vector। तो इन दोनों वेक्टर को जब तुम जोड़ोगे तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जो हम इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट, अरे भाई ये कौन है, ए वी आई, अभी पढ़ाई कर लो यार, तुम क्या बकवास लिखे पड़े हो ये सब फालतू, हाँ, बिहार यूपी कर रहे हो, पढ़ाई कर लो यार। तो आप यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो अपने पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको हम कैसे निकालते हैं, ये बताता है अपना ट्रायंगल लॉ। इसमें हम क्या करते हैं कि इनिशियल वेक्टर के टेल को फाइनल वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं, तो जो हमें नया वेक्टर मिलता है दैट वेक्टर इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो हमें ये जो वेक्टर मिलेगा दैट वी कॉल इट रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, और इसमें आपने क्या देखा कि ये इनिशियल वेक्टर टेल है, और ये है फाइनल वेक्टर हेड। तो जब हम फाइनल वेक्टर के हेड को इनिशियल वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर देंगे तो हमें जो नया वेक्टर मिलेगा दैट न्यू वेक्टर इज आवर बेसिकली द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपको मिलेगा, ये कहता है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ हमारा क्या हो जाएगा कि इसका स्टेटमेंट अगर लिखना है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने पूरा स्टेटमेंट ही चिपका दिया है, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते कि आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये नहीं है, ये नंबर्स नहीं है ना, आप समझ गए, दीज आर नॉट नंबर्स कि 2 + 3 = 5, ये नहीं है। अब बोला जा रहा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा कुछ होने वाला है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। हम आर वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो द रिजल्टेंट वेक्टर मतलब हम वेक्टर को हम जो है क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेक्टरली जो है ए प्लस बी का हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वेक्टर आर। चलिए अब इसको और समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि
वेक्टर आर का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। इसको हम स्टेटमेंट इसका अगर लिखना चाहें, कुछ बच्चे स्कूल गोइंग होंगे तो उनको ये सब चीजें स्कूल में लिखना भी होता है। कुछ बच्चे अगर स्कूल गोइंग अगर हैं तो उनको ये स्कूल में एग्जाम में पूरा लिखने को आता है कि एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपको ये सब लिखना भी पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, वो देख लीजिए कि इफ tail of second vector is coinciding with, या ऐसे लिख लो, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको रेफरेंस लेके लिख दे रहा हूं। इफ tail of vector b is coinciding with head of vector a, then the resultant vector is the vector joining इनिशियल वेक्टर टेल। तो इनिशियल वेक्टर टेल मैंने क्या लिया है, इनिशियल वेक्टर है अपना ए, ज्वाइनिंग टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी। तो मैंने डायग्राम को रेफरेंस लेके लिखा है, तो आपको डायग्राम भी बना देना पड़ेगा इसी तरीके से, इसको रेफरेंस लेके लिखा है। ठीक है, देखिए कैप और मैग्नीट्यूड इसमें आप कंफ्यूज मत करिए। ये जो वेक्टर ए है ये वेक्टर लिखा हुआ है, तो जब आप इसको अलग से लिखेंगे तो उसमें ये मैग्नीट्यूड और ये कैप ऐसे छुपा होगा। वेक्टर बी लिखेंगे तो वेक्टर मॉड वेक्टर बी इंटू बी कैप छुपा होगा। तो इन्हीं को मैंने, ये दोनों वेक्टर हैं अभी, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी छुपा है और क्या है अपना डायरेक्शन भी, ठीक है, तो दोनों छुपे हैं, तो ये सब रिजल्टेंट ये वेक्टर है। तो ये आपका है कि अगर कोई भी ट्रायंगल लॉ आप अगर फॉलो कर रहे हो तो पहली बात ये देख लेना कि दो वेक्टर जो सिमिलर हैं, दो वेक्टर हैं वो अगर टेल और हेड के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, इनिशियल वेक्टर टेल टू फाइनल वेक्टर हेड। ठीक है, तो दैट इज आवर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम दो वेक्टर से तीसरे वेक्टर को जोड़कर, दो वेक्टर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमें तीसरा वेक्टर क्या मिलेगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, इसी में मान लीजिए मैं आपको ऐसे वेक्टर दे रहा हूं जो कि स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है जो कि स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और एक वेक्टर है, तीन वेक्टर लेके मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रायंगल फॉर्म करा रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये जो साइड है, जैसे ट्रायंगल की बात करें, ये ए बी और ये सी है, तो जो ए से बी को ज्वाइन करने वाला ये ए बी वैक्टर है, इसको मैंने वेक्टर ए बोल दिया है। फिर बी है ये देखो टेल, और इधर एरो बनाया, तो एक वेक्टर आप क्या बोलोगे, बी सी वैक्टर बोलोगे, इसको मैंने वेक्टर बी नाम दे दिया। और ये जो सी से ए की तरफ ऐसा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया सी ए वैक्टर, और इसको मैंने नाम दिया वेक्टर सी। ठीक है, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा। यहां कोई सिग्मा उग्मा कहाँ आ रहा है भाई, यहां कहाँ सिग्मा कुछ लिखा है मैंने, जीरो होगा। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, पहले आप कैसे करेंगे वो देखिए। आप क्या कर सकते हो कि इसमें ट्रायंगल लॉ बारी बारी से लगाओ, इसमें ट्रायंगल लॉ बारी बारी से लगाओ, है ना। कैसे लगा सकते हो,
यहाँ दो वेक्टर चूज करो, आपने दो वेक्टर चूज किया, कौन कौन सा चूज कर लिया, ए बी और बी सी। ध्यान से देखो, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे चाहिए ए बी और बी सी का रिजल्टेंट, तो ए बी का ये टेल है और ये बी के, देखिए ये इसका टेल, यहां आ जाइए, इसका टेल, बी का टेल ए के हेड से कोइंसाइड कर रहा है, तो ए और बी का रिजल्टेंट, अगर मैं आपसे केवल पूछूं व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो शायद सभी बच्चे बता सकते हैं कि सर वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे असाइंड है जिससे कि वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड पे कोइंसाइड कर रहा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ज्वाइनिंग द इनिशियल वेक्टर टेल टू फाइनल वेक्टर हेड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ये इनिशियल वेक्टर है और ये फाइनल, तो ऐसा होगा, दैट इज आवर एसी वेक्टर। मानते हो कि नहीं, तो ये वेक्टर होगा अपना एसी, जबकि हमारा ये एसी वेक्टर होगा, एसी वेक्टर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आएगा वो आएगा एसी वेक्टर, ये आप सभी लोग समझते हो। जबकि एसी वेक्टर की लेंथ जो है, एसी वेक्टर वाइज अगर बोलो तो एसी वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सी ए वेक्टर, उल्टा है, दोनों के मॉडुलस सेम है बट दोनों के यूनिट वेक्टर उल्टे हैं। मतलब एक का डायरेक्शन ए से सी की तरफ है तो दूसरे का डायरेक्शन सी से ए की तरफ है, लेकिन जब आप इसको नापोगे तो इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। तो कैन वी राइट दिस एसी वेक्टर एज माइनस सी ए वेक्टर, और सी ए वेक्टर को इन्होंने क्या बताया है, माइनस वेक्टर सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहां पे पुट करोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। जब इधर लेके आओगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तुम्हें मिलता है जीरो, तुम्हें मिलता है जीरो। और जीरो से आप समझ सकते हो कि इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट सम जो है जीरो आ रहा है अगर ये रोटेशन में है, जैसे ऐसे हैं, ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए, और एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। ठीक है, माइनस क्यों आया है देखिए, आपको फिर से समझिए, सुना करिए, ठीक है, सुना करिए। आपको ये बताया गया है कि ए से बी और बी से सी, इन दोनों में आपने ट्रायंगल लॉ लगाया, तो आपको क्या सिखाया गया है कि इनिशियल वेक्टर का जो टेल है और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, यही अपना क्या बन जाता है, ए से सी वाला वेक्टर, ये अपना बन जाता है ए से सी वाला वेक्टर। तो यहां से यहां ये हुआ एसी, इन दोनों का रिजल्टेंट एसी होगा, जबकि हमें दिया क्या है, सी वेक्टर क्या दिया है, सी से ए वाला वेक्टर हमें सी ए दिया है। तो सी ए वेक्टर जो होगा, वो सी ए वेक्टर जो अपने पास है वो है कितना, माइनस टाइम्स ऑफ ए सी। तो इस ए सी को मैंने माइनस टाइम्स ऑफ सी लिख दिया, फिर इधर ले आए तो ये आ गया। देखो इसको जनरली क्या करते हैं ना, जीरो अपना एक तरीके से नल वेक्टर है। थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम तीन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो मुझे स्केलर नहीं मिलना चाहिए, मुझे मुझे जो है क्या मिलना चाहिए, वेक्टर मिलना चाहिए। तो हमें मिल क्या रहा है, ये सी इधर आ गया, तो इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हो ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी, यहाँ जीरो आएगा। तो इसको हम जस्टिफाई करने के लिए इसी को क्या बोल देते हैं, नाम दे देते हैं क्या, नल वेक्टर। इसी को क्या नाम दे देते हैं, नल वेक्टर, ऐसे करके। तो हम ये मान लेते हैं कि जीरो इज आवर नल वेक्टर। बस ये एक एजम्पशन है, मतलब एक कन्वेंशन है, इसलिए क्योंकि मैथ्स में यहाँ वेक्टर हम सम कर रहे हैं, तीन वेक्टर चार वेक्टर का अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, फिर से एक वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें पता चला ये बात। अब इसी तरीके से ये बात अगर यहाँ देखो तो आपको कुछ ऐसे ही कुछ मिलता है। ए से बी को मैं एक वेक्टर बोल रहा हूँ, ए बी वेक्टर को वेक्टर ए। इसी तरीके से बी से सी को चल रहा हूँ तो इसे मैं बोल रहा हूँ वेक्टर बी। और मैं सी से डी की तरफ चल रहा हूँ तो इसे बोलता हूँ वेक्टर डी। और फिर मैं डी से ए की तरफ चलता हूँ तो इसे बोलता हूँ वेक्टर ई। तो मैंने चार जो साइड्स हैं, ठीक है, जो मैंने चार साइड्स हैं जो स्क्वायर के साइड्स हैं, जो चार मैंने दिखे हैं वो चार स्क्वायर के जो साइड्स हैं, हर साइड्स को मैंने एक वेक्टर दिया है। क्या, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। कर लो, ये उल्टा हो गया,
ये वेक्टर सी ले लीजिए और ये वेक्टर डी ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरा रोटेशन भी कैसा है, मैंने एक सीक्वेंस में लिया है, आइदर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं ए से बी, इसका टेल इसके हेड पे, फिर इसका हेड इसके टेल पे, फिर इसका टेल आगे वाले के हेड पे। हर पीछे वाले वेक्टर का जो हेड है वो आगे वाले वेक्टर के टेल पे कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या आप लोग प्रूव कर पाओगे कि इन सभी वेक्टर का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, उसका आंसर भी 0 आएगा, ठीक है, उसका आंसर भी 0 आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रायंगल लॉ से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, पहले आप ए बी और बी सी वेक्टर का ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो क्या आप बता सकते हो कि इसका रिजल्टेंट सर ये होगा, दिख रहा है कैसे, इसका टेल है, इसके टेल पे ये इसका हेड कोइंसाइड कर रहा है, इसके हेड पे इसका टेल कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारा इन दोनों का जब हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो इनिशियल वेक्टर का टेल फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा, बताओ, और वो कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इन दोनों में हमने ट्रायंगल लॉ लगाया, क्या लगाया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, क्या मिलेगा हमें, ए सी वेक्टर। यही चीज यहां लिखी गई है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, यही अपना ए सी वेक्टर है। मानते हो कि नहीं। अब आप क्या बोल सकते हो कि यहां से ये जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो जो वेक्टर है वो सी वेक्टर के टेल पे कोइंसाइड कर रहा है। तो हम इन दो वेक्टर में फिर से ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, और जब इसमें फिर से ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बताओ, कि इसमें और इसमें ट्रायंगल लगाया जा रहा है तो इसका इनिशियल वेक्टर का टेल फाइनल वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करेगा। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, कौन सा वेक्टर मिलेगा, एडी वेक्टर, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एडी वेक्टर। तो कैन वी से दैट व्हाट इज आवर एडी वेक्टर नाउ, एडी वेक्टर क्या होगा बताओ, एडी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, एसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, बोलो भाई, एसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, बोलो, क्लियर है। तो एसी वेक्टर क्या था, एसी वेक्टर आपने निकाला था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था। एंड व्हाट अबाउट योर सी डी वेक्टर, इट इज वेक्टर सी, तो ये वेक्टर सी हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास एडी वेक्टर मिल गया। अब ये बताओ कि जो एडी वेक्टर है वो किसके बराबर है, माइनस टाइम्स ऑफ डीए वेक्टर के। तुम्हें कौन सा वेक्टर गिवन है, डीए वेक्टर गिवन है, और हमारा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आया है, एडी वेक्टर। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस एडी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डीए वेक्टर, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर डी, बोल सकते हो कि नहीं। तो हमारे पास डीए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एडी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी। तो यहां पुट कर दो तो क्या आएगा, माइनस डी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो अगेन आप देखो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द कंजुगेटिव साइड ऑफ द स्क्वायर, फिर से हमें नल वेक्टर मिलता है, सब जीरो, इन सबका रिजल्टेंट। भाई मैं फिर बोल रहा हूं ये वेक्टर सम है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जीरो नहीं है, वो कैसे जीरो हो सकता है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है मान लो, ऑब्वियसली ये सब रेक्टेंगल होंगे तो ये दो दो ऐसे होगा। तो आपके पास इन सब का जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको एक सीक्वेंस मिलता है कि अगर हम पॉलीगन, सभी बच्चे समझते हैं व्हाट इज पॉलीगन, एन साइडेड क्लोज पॉलीगन, ठीक है, एन साइडेड क्लोज पॉलीगन। तो अगर हम किसी वेक्टर से पॉलीगन बनाने लगे, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया तो मुझे कितने वेक्टर की जरूरत है, 3 वेक्टर की। अगर मैंने स्क्वायर बनाया तो मुझे कितने वेक्टर की जरूरत है, 4 वेक्टर की। और उन सभी वेक्टर से जो मैंने क्लोज पॉलीगन बनाया है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, क्या किया, उसको मैंने जो है वेक्टर सम कर दिया, उनके सारे साइड्स को क्या कर दिया, क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया। तो जब सारे साइड्स का हमने वेक्टर सम कर दिया तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा बताओ। और वो सम जो है एक सीक्वेंस में होगा, या तो यहां से शुरू होगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, उल्टा भी कर सकते हो,
वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर डी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी जाके सम कर सकते हो, और या फिर क्या कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी जाके कर सकते हो। तो एक सीक्वेंसिंग में आप एन साइडेड अगर पॉलीगन है तो द वेक्टर सम, अब इसका एक मैं जो ट्रायंगल लॉ है ना, इसी को जनरलाइज रिजल्ट देने जा रहा हूं कि जो अपना ट्रायंगल लॉ है दैट कैन बी जनरलाइज एज ए क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे, देखिए आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए एक और मैं करके दिखाता हूं, जैसे हेक्सागन लेते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए एक हेक्सागन ले लिया जो 6 साइड्स हैं। ठीक है, तो ये जो 6 साइड्स हैं इसको आपने नाम दिया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए बी को एक वेक्टर बोला, ए बी साइड को एक वेक्टर बोला, और उसका एरो इधर है, और इसको मैंने नाम दिया वेक्टर ए। और बी सी को ऐसे बनाया और इसको नाम दिया वेक्टर बी। फिर सी से डी को एक वेक्टर नाम दे दिया, सी डी वेक्टर को नाम दे देते हैं तो ये वेक्टर सी हो गया। फिर डी से ई को हम नाम देते हैं ए बी सी, और इसको हम नाम दे देते हैं डी। और फिर इसी तरीके से ई से एफ, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ई वेक्टर, और एफ से ए को नाम दे देते हैं एफ वेक्टर। तो क्या सभी बच्चे कैपेबल हैं कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक क्लोज पॉलीगन बन रहा है, कितने साइड का, 6 साइड का। तो ये 6 साइड का अगर ये क्लोज पॉलीगन बन रहा है तो हम ये बोल सकते हैं, अभी तक जो सीक्वेंस हमने देखा, जैसे कि आपने ट्रायंगल में देखा, स्क्वायर में देखा, कि अगर हम इन सबका वेक्टर सम लेना शुरू करें सभी एडजेसेंट साइड्स का, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ, हमें क्या मिलने जा रहा है, नल वेक्टर। ये क्या आप बोल सकते हो, इक्वल टू नल वेक्टर। ये हम प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहां से शुरू करेंगे, मान लीजिए ये अपने पास वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो आप क्या कर सकते हो, ए और बी के लिए जब ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो ए और बी के लिए जो ट्रायंगल लॉ लगेगा वो कुछ ऐसा लग जाएगा। देखो, बोलो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा होगा कि नहीं होगा, सभी बच्चे समझ रहे हैं कि ये इनिशियल वेक्टर का टेल, ए और बी में इनिशियल वेक्टर ये है, और ये फाइनल वेक्टर है बी सी। तो बी सी के हेड को किससे ज्वाइन करेंगे, इनिशियल वेक्टर ए बी के टेल से ज्वाइन करेंगे, तो दैट इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। और वो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और जैसे ही इसका रिजल्ट आया, रिजल्टेंट आया, तो मैं तुरंत चमका कि सर इसका जो सी डी है, सी डी का टेल जो है हमारे इस रिजल्टेंट के हेड से कोइंसाइड कर रहा है, तो हम इसमें भी तो ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। लगा दो, तो इसमें ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, तो इनिशियल वेक्टर के टेल को डी से आप ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से। तो अब आपको मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हो, इन दोनों का सम ये रिजल्टेंट होगा, कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर, बस ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर तुम्हें चमका कि सर इसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर डी के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो इन दोनों में हम ट्रायंगल लॉ फिर से लगा सकते हैं। तो क्या होगा, वो इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर को हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, तो वो वेक्टर आपका ये हो गया। और इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। बोलो, ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब आप फिर देखो कि ये जो हमारा रिजल्टेंट मिला,
ये किसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है, वेक्टर ई के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, आप लोग बताओ क्या होगा, वो होगा इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला। तो वो एफ वेक्टर नहीं होगा, शायद सभी बच्चे समझ गए, वो इसके अपोजिट वाला होगा, ये होगा। और अभी अभी मैंने समझाया है कि जो एफ ए होगा वो ए एफ के माइनस टाइम्स होगा, तो मैं अब इसको डायरेक्ट यहां इसको माइनस एफ लिख सकता हूं कि नहीं। ए से एफ जाना, ए से एफ वेक्टर को एफ ए वेक्टर के माइनस टाइम्स लिख सकता हूं। अब आप जब इन आपने ये लिख दिया, तो इस ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ट्रायंगल लॉ लगा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ, यही तो है। ये पूरा एक वेक्टर है ए सी, ये कहां लिख रहा हूं मैं, ये है ए ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, है ना, ए ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एफ ए वेक्टर। ठीक है, एफ ए वेक्टर, ये एफ ए वेक्टर। तो ये लिखा मैंने, इसकी वैल्यू ये है और एफ ए की वैल्यू माइनस। तो जब इधर लाओगे तो फिर से तुम्हारे पास वही चीज जो है प्रूव होती है कि अगर कोई भी एन साइडेड पॉलीगन है, यहां 6 साइड था, तो इन सारे 6 साइड्स का, इन सारे 6 साइड का आपका क्या रह गया, वेक्टर ही रह गया क्या, अच्छा वेक्टर ही रह गया, हाँ। तो वेक्टर ही कर लो, पहले इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा वेक्टर ई भी आएगा। इज ए नल वेक्टर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आपने देखा कि अब हमारे 6 साइडेड पॉलीगन के जो भी कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, उन सभी कंसेक्यूटिव साइड्स का वेक्टर सम आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मिलेगा एक नल वेक्टर, एंड दैट लॉ कैन बी जनरलाइज फॉर एन साइडेड पॉलीगन ऑल्सो। तो जस्ट आई एम राइटिंग द ट्रायंगल लॉ, जनरल रिजल्ट इन एन साइडेड पॉलीगन। तो फॉर एन साइडेड, यहां से मैं बोल रहा हूं एक स्टेटमेंट कि फॉर एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड लेकिन वो क्लोज होना चाहिए, घूम के वहीं पे मिलना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एन साइडेड, एन साइडेड क्लोज पॉलीगन ये बोल सकते हो, फॉर एन साइडेड क्लोज पॉलीगन, ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द all the n sides either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज इज ए नल वेक्टर। मानते हो कि नहीं, क्या होगा अपना, इज ए नल वेक्टर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? नहीं भाई, देखो इधर, ए ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू ए एफ होगा, ए एफ, एफ है नहीं ये ए एफ होगा बिल्कुल, तभी तो वो आएगा माइनस टाइम्स, ये ए एफ वैक्टर होगा, और ए एफ वैक्टर अपना है माइनस एफ, ठीक है। तो आप इस चीज को जनरलाइज कर सकते हो और इसको एन साइडेड। तो आपने एक और भी चीज सीखा, क्या सीखा कि कभी भी आपको 3 वेक्टर या 4 वेक्टर या 5 वेक्टर कोई अपने क्लोज पॉलीगन बनाते हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट हमेशा जो होगा, सभी वेक्टर का रिजल्टेंट सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसको आगे हम और देखेंगे। तो दिस इज आवर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या करेंगे बताइए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या कर पाएंगे, हम वही कर पाएंगे अगर हमें 2 वेक्टर दिए हैं। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है,
इसका मतलब और समझो, वेक्टरली चीजों को समझने का मतलब, वेक्टरली क्या है, मतलब ट्रायंगल लॉ से अगर ये बोला जाए कि आपको एक वेक्टर R1 दिया है, वो दिया है मान लीजिए आपको 2i कैप है मान लो, वेक्टर R2 दिया हुआ है, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, और 3j कैप है मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इन दोनों को आप ऐड करोगे, वेक्टर R1 इधर होगा ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कितना है वो 2i कैप, एक वेक्टर ये लिया, और R2 है 3j कैप, तो आप जानते हो कि 3j कैप किधर होगा, वाई एक्सिस की तरफ, तो ये हो जाएगा 3j कैप। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, जिन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर आप आर लिखोगे, ध्यान से समझना। और ये जो वेक्टर आर होगा ये आर वेक्टर होगा, समझ गए। तो अब ये आप लोग को गलती नहीं करने वाले हो आप लोग, कि वेक्टर आर इक्वल टू जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। यही तो ट्रायंगल लॉ है, इसका टेल इसके हेड पे ज्वाइन कर रहा है, तो इनिशियल वेक्टर का टेल फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करे, दैट इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक बात, तो यहां तक आपने रिजल्टेंट लिख दिया। ठीक, अब आप इस रिजल्टेंट को जो लिख रहे हो, आप अभी अभी आपने पढ़ा कि इस रिजल्टेंट का आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या बताता है, उसका एक्स कंपोनेंट, याद करो, एक्स कंपोनेंट बताता है ऑफ आर वेक्टर, मानते हो कि नहीं। और ये क्या बताएगा आपको, वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, यही बताएगा। तो कोई बच्चा अब ये गलती तो नहीं कर सकता ना कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या मैं ये लिखूं तो सही है, मॉड आर इज इक्वल टू मॉड R1 प्लस मॉड R2, क्या ऐसे मैं लिख सकता हूं ये चीज, देखिएगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं, बेसिक मिस्टेक, इसीलिए बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका R1 का मॉड है 2 यूनिट, ये 2 लेंथ है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे, ये 3 यूनिट है किस डायरेक्शन में, वाई में। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर ये लो 2 + 3 इक्वल टू ये हो गया 5, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर हैं, तो वेक्टर को नंबर की तरह आप ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ इसके रिजल्टेंट को देखना होगा, तभी तो हम ये ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं। तो रिजल्टेंट कैसे करें, आपने नेट वेक्टर लिखा, तो इसका मॉड लिखना सभी बच्चों को आता है, क्या हो जाएगा, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना होगा बताओ, 9 और 4 √13 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर एक यहाँ 2 मीटर की स्केल लूं, 2 मीटर, और यहाँ पे 3 मीटर लूं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पाइथागोरस यूज हुआ है कि नहीं, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये रिजल्टेंट होगा अपना √13, समझ गए। तो ये जो नया वेक्टर आया है, मतलब हमने फिर से एक वेक्टर बनाया जो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, तो इस वेक्टर का अपना जो मॉड होगा वो √13 होगा, 2 + 3 = 5 नहीं होगा। ये बात सब लोग समझ गए, क्योंकि अभी हम डायरेक्शन के साथ चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ आपको कुछ सोचना नहीं है, अगर आप वेक्टरली एडिशन कर रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ ऑटोमेटिकली आपको एक वेक्टर दे देता है, ट्रायंगल लॉ ऑटोमेटिकली आपको एक वेक्टर दे देता है। बात समझ गए सभी बच्चे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ से हमें ये पता चला, लेकिन ट्रायंगल लॉ से हमें ये मैग्नीट्यूड नहीं मिलता, ठीक है, ट्रायंगल लॉ से हमें मैग्नीट्यूड नहीं मिलता। लेकिन इसी में मैं अगर आपसे ये बोलूं कि फाइंड द, अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप तुरंत करने वाले हो, देखो मान लो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ R1 वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और R2 इक्वल टू, चलो मैं यहां बता देता हूं, तो ये आपने ट्रायंगल लॉ को वेक्टरली ज्योमेट्रिकली ऐड करना सीखा, और ये सीखा कि ये एक तरीके से एडिशन है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर आपको ये बता रहा है
कि अगर हमारे पास एक वेक्टर R1 है, जिसको मैं जनरल लिख रहा हूं कुछ A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ये A1 B1 C1 क्या है समझते हो आप लोग? वो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर आप असाइन कर सकते हो A1 B1 और C1 को, तो हमें एक वेक्टर मिल गया। दूसरा वेक्टर है हमारे पास R2, वो है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर R, अभी आपने सीखा कि रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है इन दोनों वेक्टर का एडिशन। कैसे एडिशन? मतलब यहां पे कहीं पे R1 रहा होगा, इसी के पास आप ऐसे R2 लेके आओगे। अब ट्रायंगल लॉ से जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वाला, ये वेक्टर R होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपली इनको जोड़ देंगे। मतलब I के जो कोफिशिएंट है उनको एक साथ जोड़ दोगे, जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो। ठीक है, एडिशन में क्या करोगे, I का जो कोफिशिएंट है, ये देखो ये वाला, इसको एक साथ ऐसे जोड़ दो तो क्या लिखोगे, A1 प्लस A2। और ये I के कोफिशिएंट को जोड़ा है तो आप I कैप लिख दोगे। ठीक उसी तरीके से आप क्या करोगे, ये जो J के कोफिशिएंट है, लाइक यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट एक साथ जो है क्या हो जाएगा, ऐड। तो क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 जे कैप। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, K का कोफिशिएंट, उसको ऐसे लिख दो, C1 प्लस C2 के कैप। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये है कि आपने R1 वेक्टर और R2 वेक्टर को वेक्टरली ऐड किया तो हमें रिजल्टेंट मिला ये। इसका और क्या मतलब हुआ, R1 का जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट था वो A1 था, और R2 का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या था, A2 था। तो इसका मतलब समझते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने R1 और R2 को जब जोड़ा तो उसके कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस में ऐड होके रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स दे दिए। कितना दे दिए, A1 प्लस A2। ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको सोचना चाहो तो कुछ ऐसी कहानी हो सकती है। देखो, अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहो, जैसे ये तुम्हारा था मान लो R1। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बस आपको इसका एक्स कंपोनेंट से विजुलाइज करा रहा हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। ये था अपना R2 और ये था अपना R, कैपिटल R, यही तो था। अब ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से क्या बोलने जा रहा हूं। R1 आपने क्या निकाला, A1 प्लस A2। मतलब I के कोफिशिएंट को हमने क्या बोला था कि नेट जो वेक्टर है उसका कितना कंपोनेंट, उस मैग्नीट्यूड का कितना पार्ट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आप ज्योमेट्रिकली देखो, कैसे देख सकते हो, ज्योमेट्रिकली आप ऐसे देख सकते हो। मान लो ये तो है 3 डायमेंशनल, मैं बस एक्स से आपको समझा दूंगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि इसका ये R1 है, तो R1 का कंपोनेंट कितना आया था, R1 का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कितना था, A1 था। तो ये आपने A1 कंपोनेंट को ऐड करने का मतलब ज्योमेट्रिकली क्या है वो समझो। ये अपना R2 है, तो R2 वेक्टर का कंपोनेंट कितना होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये था अपना A2। अब इन ये जो वेक्टर था वो वेक्टर R था, इसका कंपोनेंट कितना दिख रहा है तुम्हें, ये लेंथ भी A2 है। तो इस पूरे वेक्टर का ये कंपोनेंट ये पूरा कितना है अपना A1 प्लस A2। शायद सभी बच्चे समझ गए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि A1 प्लस A2 अगर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो कंपोनेंट होगा नेट प्रोजेक्शन, मैंने बताया था तुम लोगों को कि कंपोनेंट कंपोनेंट जो है अपना क्या होगा, जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब है, कंपोनेंट का अपना मतलब है कि भाई रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे होगा वो वही होगा जो इंडिविजुअल वेक्टर के प्रोजेक्शन के सम के बराबर होगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। अब आप आ जाओ यहां पर, ये जो बताओ कि R1 का y कंपोनेंट कितना था, वो था अपना B1, तो ये अपना था एक तरीके से B1। और ये R2 का y कंपोनेंट कितना था, B2, ये था B2, तो ये B1, तो ये भी B1 होगा। तो ये जो कैपिटल आर है इसका नेट y कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा B1 प्लस B2। शायद आप तो समझ गए कि दिस इज कंपोनेंट ऑफ R along y, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ R along x। तो आप समझ गए एक्चुअली एडिशन का क्या मतलब है, ठीक है। एडिशन का ये मतलब है कि आपने जो एडिशन कर रहे हैं तो आप उनके कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, वेक्टरली ऐड कर रहे हैं। ये ऐड हो रहा है एक्स एक्सिस में, ये ऐड हो रहा है वाई एक्सिस में। तो जब दो अलग अलग चीजें अलग अलग डायरेक्शन में ऐड हो रही ना, तो इसीलिए तो आप सिंपली इसको उठाकर ऐड नहीं कर रहे हैं। आप जब इसका मॉड निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे तो आप बताओ आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है कि नहीं, A1 प्लस A2, ये वेक्टर आर, और ये बनता है B1 प्लस B2। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मॉड आएगा, मॉड आर क्या आ जाएगा यार, मॉड आर यही तो आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, जो आप यहां से डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, है ना। अगर ये 2 डायमेंशनल होता, ये तो 3 डायमेंशनल है, तो इसमें आप 3 डायमेंशनल भी देंगे। तो अगर ये 2 डायमेंशनल, मैंने अभी बोला है कि ये 2 डायमेंशनल हो, इफ 2 डायमेंशनल, ये जो भी मैंने डिस्कशन किया है कि इफ वेक्टर आर इज 2 डायमेंशनल, ठीक है, मतलब मैंने लिया है इसका कंपोनेंट R1 ले लिया ऐसा, R1 2 डायमेंशनल इसलिए लिया कि आप विजुलाइज कर पाओ, ठीक है। और R2 है A2 i कैप प्लस B2 j कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर R क्या है, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, यही है ना। तो यही तो आएगा A1 प्लस A2 i कैप प्लस B1 प्लस B2 j कैप। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको यहां से समझाया गया है, ठीक है। तो यही चीज आपके पास वेक्टर आर हो जाएगा, जो ये लेंथ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये तो हमने नहीं किया ना कि A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, ठीक है, तो यहां से ये नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको इसीलिए दो वेक्टर अगर दिए जाएं, एक क्वेश्चन जैसे कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, वेक्टर बी है 5 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो फाइंड वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये आप मॉड ये फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है मॉड वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड वेक्टर बी, ये फाइंड करना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये कौन है यार, हृदान, ये हृदान कौन है, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ये हृदान कौन है भाई, आपको यार यहाँ से ब्लॉक करना पड़ेगा, आपने हद ही मचा दी है कल से। आपको जहाँ है वहां पढ़ो यार, फिर यहाँ क्या ये स्पैम कर रहे हो, प्लीज मत करिए आप ये सब, तो ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। कल से मैं तुम्हें देख रहा हूँ यार, मैंने अवॉइड कर रहा हूँ लेकिन कल से देख रहा हूँ। आपको जहाँ इच्छा है वहां जाओ, वहां पढ़ो यार, ये क्या बकवास, यहाँ स्पैम करने के लिए केवल पैसा दिए हो। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको आंसर निकालना चाहिए पेन कॉपी लेके बैठ के। अब बताओ, अभी आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो, आपकी ये स्थिति है, क्या करोगे लाइफ में।
कौन ग्रेट है कौन वर्स्ट है, यही सब बता रहे हो। वेक्टर ए वेक्टर बी, तो आपके पास ये आ जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो अब इसके लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है भाई। हृदान जो समझ में कहाँ से आएगा? तुम यहाँ पे स्पैम किए पड़े हो, तुम बोर्ड पे कहाँ ध्यान दे रहे हो? तुम स्पैमिंग पे ध्यान दे रहे हो, कहाँ समझ में आएगा? ये ग्रेट हैं वो ग्रेट हैं, जाओ पढ़ो जहाँ पे ग्रेटनेस दिख रही तुम्हें। तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, यू आर फ्री, नोबडी इज हियर, आपको कोई बाउंड करके तो रखा नहीं है। वेक्टर ए वेक्टर बी अपनी मर्जी से आए हो आप, तो स्पैम करने के लिए पैसा दिए हो। तो वेक्टर ए प्लस, शायद बच्चों का आंसर आ गया। देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत बेसिक चीजें हो रही हैं, लेकिन आप इसको नहीं जानेंगे तो आगे दिक्कत होगा। आप लोग के लेवल को देख के मुझे इतना बेसिक पे जाना पड़ रहा है। वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो आप इसको पहले देखो, पहले आपने क्या किया, इस वेक्टर के साथ इस बी का एडिशन किया है, बट बी के साथ पहले 2 स्केलर आपके पास आया है, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी से एक नया वेक्टर निकालना होगा। क्या होगा वो? आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये वेक्टर ए है, प्लस 2 टाइम्स, ये स्केलर है, इसको फिर लिख दो स्केलर को के साथ वेक्टर 5 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब आप इस स्केलर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 i कैप, फिर 2 इंटू 1 2 j कैप, स्केलर से वेक्टर आराम से आप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर माइनस 2 k कैप, ऐसे लिख सकते हो। फिर आपके पास क्या आएगा, देखो ये आई कैप है, यहाँ पे 10 i कैप, कितना हो गया, लाइक अभी अभी बताया था कि जब आप एडिशन करते हो तो लाइक यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया, उसका मतलब उस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो आपके पास 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 i कैप। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जे कैप की बात करो तो माइनस 2 j कैप और ये प्लस 2 j कैप, ये आपके क्या हो जा रहे हैं, ये कैंसिल हो जा रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, 3 k कैप और माइनस 2 k कैप, तो क्या बचेगा अपने पास, केवल k कैप। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर है, 11 i कैप प्लस k कैप, बिल्कुल। तो आपने ये निकाल दिया, अब ये वेक्टर के, इस पूरे वेक्टर के बाहर मॉड लगा है, ध्यान दीजिएगा, तो इस पूरे वेक्टर के बाहर मॉड लगा है, मतलब अब जो आपके पास ये नया वेक्टर आया है, दिस इज ए न्यू वेक्टर, तो ये जो नया वेक्टर आया है इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड लेना आता है आपको, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये 121 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 122। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या लिखा था, मैंने मॉड वेक्टर ए प्लस क्या लिखा था, 2 टाइम्स ऑफ मॉड वेक्टर बी का सम, आई थिंक यही लिखा था मैंने। ठीक है, तो पहले क्या करना है, अब ये नंबर्स को, एक तरीके से ये नंबर है, एक नंबर है, और ये भी अब मॉड ले लिया तो ये भी नंबर है, तो अब आप बेसिकली नंबर्स को ऐड कर रहे हो, यही तो है। तो आप पहले मॉड ए निकाल लो यहां से, मॉड ए क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मानते हो कितना हो जाएगा, 9 4 13 रूट 14। इसी तरीके से आप मॉड बी निकाल लो, मॉड बी क्या हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25 प्लस 1 26 प्लस 1 अंडर रूट 27। तो आई थिंक अब सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मॉड वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड वेक्टर बी, मतलब इस तरीके से नंबर्स आ गए, तो ये रूट 14
प्लस 2 टाइम्स ऑफ √27, कुछ ऐसी कहानी होगी। ठीक है, तो ये आपको आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस सभी बच्चे समझ गए आई थिंक। क्लियर है कि कब हमें पहले रिजल्टेंट निकालना है, जब बाहर में मॉड होगा मतलब पहले हमें वेक्टर निकालना है और उस वेक्टर का हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। अगर इंडिविजुअल में मॉड है और फिर ऐड है मतलब हम उनके मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर रहे हैं। किस वेक्टर का? नहीं, ये वेक्टर कहाँ मिल रहा है, दिस इज नॉट ए वेक्टर। आप देखो, आपको एक बच्चा पूछ रहा है सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, अरे ये वेक्टर कहाँ मिल रहा है, दिस इज नॉट ए वेक्टर, ये स्केलर चीज है। ये ओवरऑल मॉड ए तो वेक्टर है, बी वेक्टर है, बट ये जो ऑपरेशन करके तुम लेके आ रहे हो इसमें तुम्हें केवल क्या मिला, देखो आप, मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो ये स्केलर है। चलिए, तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि हमें चाहिए कि मान लीजिए आर्बिटरी आपने दो वेक्टर लिया और उनको जो है क्या कर दिया, ए और बी वेक्टर को अलाइन कर दिया उसी रूल से कि एक का टेल दूसरे के हेड पे ज्वाइन कर रहा था। तो आपको तुरंत आपने बोला कि सर इनका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का आर जो है हमें क्या हो, डायरेक्टली मिल जाए। तो उसके लिए हमने एक लॉ और यूज करेंगे हम, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्या बताता है, देखो कि अगर हम मान लेते हैं कि जो हमने दो वेक्टर्स लिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना, एक का टेल दूसरे के हेड पे है, तो उनको हम क्या माने, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। उनको हम क्या माने, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में सभी बच्चों को पता है कि क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो जब इक्वल और पैरेलल है तो हम उनको उनको देखकर एक हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था वेक्टरली ऐड करके, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वही होगा जो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल का लेंथ होगा। दैट इज द बेसिक थिंग फॉर पैरेललोग्राम। मतलब मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊं तो आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। इस वेक्टर का मैं यहां पे इतने लेंथ का था, मतलब मैं मैग्नीट्यूड बना रहा हूं। फिर आपने क्या किया, एक साइड ये भी था। ठीक है, अब इन दो साइड्स को आपने बोला कि ये O है और ये A है। तो मान लीजिए ये OA वेक्टर माना जा सकता था और ये अपना B है, ये OB वेक्टर माना जा सकता था। तो OA ये A था, तो OA और AB वेक्टर को मैंने उसके मैग्नीट्यूड से लिखा। मतलब मैं मान रहा हूं कि लेट OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, वो कैपिटल A के बराबर। मतलब ये लेंथ OA, लेंथ को आप कैसे लिखते हो, मॉड OA, मॉड OA को मैंने कैपिटल A लिख दिया। इसी तरीके से मॉड OB है, इसको मैंने क्या लिख दिया, कुछ B, इसको मैंने कुछ लिख दिया B। ओके, मतलब ये लेंथ को मैंने क्या सिंबल दिया है, B, और इस लेंथ को A। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं वेक्टरली नहीं, मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया और इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इतना नाप कर OA बना दिया, इतना नाप कर OB। अब इसको मैंने दो एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम माना। तो अगर ये मैंने माना कि लेट दीज टू आर, लेट OA एंड OB बी द adjacent sides of a पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आप अगर ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है तो इनके सहारे आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इतना ही B लेंथ का ऐसे आप एक पैरेलल यहां बनाओगे।
और इतना ही बी लेंथ का एक पैरेलल वेक्टर यहां बना दोगे। बोलो। तो अब ये दो साइड्स और मिल गए, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो सी। तो इनका ये कहना है कि अगर हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में होते, ध्यान से सुनो, मतलब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में अगर लिखता तो मुझे कुछ रिजल्टेंट वेक्टर मिलता। अभी आपने पढ़ा ट्रायंगल लॉ से कि वेक्टरली मैं अगर इसे ऐड करता कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर मिलता। ठीक बात है। तो वेक्टर आर जो मिलता उसका जो कुछ ना कुछ तो मॉड होता, मैग्नीट्यूड होता। तो ये पैरेललोग्राम आपको डायरेक्टली क्या देता है कि अगर आप इसके डायगोनल को मेजर कर दोगे, अगर इसके डायगोनल को आप मेजर कर दोगे तो आपको क्या दे देगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो मैंने डायगोनल बनाया, ये डायगोनल आपको सीधे सीधे क्या बता देगा, मॉड आर। ठीक है, मॉड आर मतलब आर वेक्टर नहीं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां सब मैग्नीट्यूड पे काम हो रहा है। तो ये आपको क्या बता देगा, मॉड आर। मॉड आर लिखो या आर लिखो, केवल आर लिखने का मतलब सेम है, मॉड आर। ठीक है, यहां बी लिखने का मतलब सेम है, मॉड बी। ए लिखने का मतलब मॉड ए, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमें ये निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर हमें मॉड ए पता हो, मॉड बी पता हो, और सुनो इन दोनों के बीच में हमें एंगल पता हो, इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या पता हो, एंगल पता हो, तो हम तीन चीजें पता हो, वेक्टर बी का वेक्टर ना पता हो, केवल उसका मॉडुलस पता हो, वेक्टर ए का केवल उसका मॉडुलस पता हो, और इन दोनों के बीच का एंगल पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड डायगोनल पे अभी आते हैं, रुकिए बता दूंगा क्या बताएगा। तो हमें क्या दे देगा, ये हमें क्या दे देगा, ओ से सी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो आपको दे देगा इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मॉड। तो इनमें रिलेशन कैसे लिखते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करके देखिए, प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया और यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो देखो इसको नाम दे दिया मैंने, इस कंस्ट्रक्शन किया है, इस परपेंडिकुलर को नाम दे दिया डी। अब ध्यान से सुनना, अगर ये पैरेलल है, इफ इट इज ए पैरेललोग्राम, तो दिस ओ ए फॉर पैरेललोग्राम, जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको भी ये बता दूं कि उनके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो फिर पैरेललोग्राम आप ये बोल सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी, और उसकी वैल्यू कितनी मानी गई है, ए मानी गई है। मैंने कैपिटल ए माना है तो कैपिटल ए ले लो। ये दोनों पैरेलल और इक्वल होंगे, ये देखो, तो इसकी वैल्यू भी ए होगी। ठीक, अब देखो ये ओ बी है और ये ए सी है। ठीक है, तो इसका ये अगर बी है तो ये भी बी होगा। दूसरी बात, अगर ये सी बी और ओ ए ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, हाँ भाई बहुत बढ़िया आपने रिजल्ट लिख दिया है। आप यहाँ पे ये दोनों अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ओ बी इज ट्रांसवर्सल, दिख रहा है सभी बच्चों को, this CB and OA these are parallel line and this OB is our transversal। तो अगर ये एंगल थीटा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा। बताओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से अब आप देखो कि इन ट्रायंगल CBD we know the length CB it is A and we know the angle थीटा। तो हम साइन और कॉस लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाता हूँ तो साइन थीटा क्या देगा यार बताओ, अपोजिट साइड क्या है, सी डी, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, बी सी, और सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी की वैल्यू हमें पता है, बी सी की वैल्यू हमें पता है वो कितना है, ए। तो सी डी कितना हो जाएगा यार, ए साइन थीटा। मानते हो कि नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं इसी ट्रायंगल में कॉस यूज करूं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या बोलोगे, इट इज बेस, दिस इज आवर बेस बी डी, तो बी डी अपॉन हाइपोटेनियस इट इज आवर बी सी। तो फिर से बी डी क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा
ए कॉस थीटा। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई ए कॉस थीटा, और ये लेंथ हमारे पास आ गई ए साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे ये सब क्यों कर रहे हो सर? पर्पस मेरा ये था कि मुझे ये रिजल्टेंट निकालना था ए बी और थीटा के टर्म्स में। तो मैं कैसे इसको रिलेट करता? मुझे कंस्ट्रक्शन करके बड़ा ट्रायंगल दिख गया, कौन सा? ओ सी डी। जब मुझे ओ सी डी ट्रायंगल दिखा तो मुझे ये दिखा कि यार मैं इसमें पाइथागोरस तो लगा सकता था, बस मुझे ये लेंथ मिल जाए, और ये लेंथ पहले से पता है, और ये एक्स्ट्रा लेंथ और मिल जाए, तो हमें मिल गया। तो अब आप एक बड़ा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। इस ओ सी डी ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस देखो क्या मिलता है, ओ सी स्क्वायर, यहां जगह नहीं है मैं यार, ठीक है, मैं यहां कर दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। क्या बोल सकते हो? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बोल सकते हो। और इस ओ डी स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो? ओ बी प्लस बी डी लिख सकते हो कि नहीं? ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इधर प्लस सी डी स्क्वायर, ये लिख सकते हो। सबकी वैल्यू तुम्हें पता है, ओ सी को तुमने क्या माना है? आर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज योर ओ बी? इट इज बी, तो बी स्क्वायर। व्हाट इज योर बी डी? बी डी कितना है? ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा, इन पूरे का स्क्वायर है ये, यहां नहीं होगा, पूरे का स्क्वायर, प्लस सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? सी डी स्क्वायर अपने पास है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गए? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, ये आया था आर स्क्वायर इक्वल टू, क्या क्या था? बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही था, याद करिए। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है, इसे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मानते हो? तो यहां से इन दोनों को एक साथ रखो, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, बोलो। तो अब आपको रिजल्टेंट सिंप्लीफाई होता है, ये वन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या रिजल्ट आपको मिलता है जो आप पूरे फिजिक्स में यूज करते रहोगे हमेशा। ये सीखा आपने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि पैरेललेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपने दो वेक्टर का जो सम है, दो वेक्टर थे, ट्रायंगल लॉ से जो दो वेक्टर थे, उन वेक्टर क्या तो आप वेक्टरली ऐड करते तो आपको वेक्टर मिल जाता था। लेकिन अगर हमें उन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें केवल साइड्स पता हो, मतलब लेंथ पता हो, और उनके बीच का एंगल पता हो, तो हम उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। दिस इज नॉट ए वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिमेंबर दिस। तो ये सभी को दिख भी रहा है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो पैरेललेलोग्राम आपको मैग्नीट्यूड से डील करता है, ठीक है। मतलब दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के केवल मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका हमें केवल क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज आवर योर मॉड आर। तो इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब सभी बच्चों को टेंथ क्लास की इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं मानता हूं कि जरूर होगी कि साइन और कॉस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू
वो अपनी +1 होती है, पता है सभी बच्चों को। उसके लिए थीटा क्या होता है, 0। और भी एंगल्स होते हैं, और भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, और भी एंगल्स होते हैं, बट ये अपना क्या है, 0, है ना। उसके बाद से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू, ये सभी को पता है क्या होती है, -1। चलो बताओ जरा कब होती है, -1 कब होती है, इन्फिनिटी पे। भाई डराओ नहीं यार, कॉस इन्फिनिटी कहाँ जाता, कॉस की वैल्यू -1 से +1 फ्लक्चुएट करती है, वहां इन्फिनिटी नहीं जाता हो। तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो थीटा आपका 180 डिग्री होता है। इसको रेडियन में पाई भी लिखते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने वो क्यों बताया आपको, इसलिए बताया कि अब हम ये चाहते हैं, बोर्ड पे देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां से ये निकल के आ रही है कि क्या किसी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कम या ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर आर मैक्सिमम, आप दो वेक्टर को, ये जो दो वेक्टर थे इसका क्या मतलब है, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इनको आप किस तरीके से अलाइनमेंट में रखोगे कि तुम्हारा रिजल्टेंट मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले। तो उसके लिए देखो, फॉर आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये सब मैग्नीट्यूड है। थीटा को वेरी कराओगे, मानते हो कि नहीं, तो थीटा को वेरी कराओगे तो कॉस थीटा को वेरी कराओगे तो वो -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। तो आर मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, और वो कब होगा, जब एंगल 0 होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू +1 होगा, या फिर थीटा जो अपना होगा 0। तो इसको पुट कर दो, जब थीटा 0 पुट कर दोगे तो तुम्हें रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा, कितना मिलेगा देखो, a² + b² +2ab, और कॉस थीटा 0 1 हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर अंडर रूट, क्या आ जाएगा, a + b, ठीक है। अब इस चीज को कनेक्ट करो, क्या, कि अगर मान लो आपके पास 0 का क्या मतलब है, मतलब अभी आप ट्रायंगल लॉ बना रहे थे, तो वेक्टर ए इधर है, एक वेक्टर आपके पास ये बड़े में लिया है, इसका मतलब ये हुआ भाई कि वेक्टर ए ये था, और जो वेक्टर बी है जस्ट उसके ऐसे आ गया है, वेक्टर बी ऐसे आ गया है, मानते हो कि नहीं, एक साथ। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। एक तरीके से ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। ये बीच बीच में मैं इसीलिए सब पैरेलल वेक्टर भी बता रहा हूं, इसमें थीटा 0 है, दोनों में कोई एंगल नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो जब ये पैरेलल वेक्टर होंगे तब आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे, आप बोलोगे सर ये पैरेलल है तो ऐसे कैसे लिख दिया आपने। तो वेक्टर की बिल्कुल कोलिनियर वेक्टर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये मैं आगे भी बताता। तो यहां पर ये क्या हो रहा है कि वेक्टर के साथ एक बहुत अच्छी बात है, ये देखो, ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने एक वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर को तुम कहीं भी ब्लैक बोर्ड में ट्रांसलेट करके ले जा सकते हो। ट्रांसलेट करने का मतलब मैं इसको यहां ला सकता हूं, यहां ला सकता हूं, आगे ले जा सकता हूं, पीछे। कंडीशन एक ही है कि मेरा वेक्टर रोटेट नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वेक्टर को यहां रख दूं और सीधे इसको यहां लाके रख दूं बिना रोटेट किए, तो क्या मैंने उस वेक्टर के लेंथ या उस वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज किया। जब तक मैं उसको रोटेट नहीं करूंगा, ये वेक्टर है अपना, इस वेक्टर को मैं ऐसे हवा में यहां से इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, the condition is what, you don't have to rotate this. If you are rotating the vector, then what will happen, continuously you are changing the sign of the vector. अगर आप इसे रोटेट कर रहे हो इस तरीके से, तो you are continuously changing the sign of the vector, है ना। तो वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, देन वी आर गेटिंग डिफरेंट वेक्टर। अभी हम पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। लेकिन अगर हम केवल शिफ्ट कर रहे हैं बिना कुछ किए, उठा के बस जो है ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं बिना रोटेट किए, देन द वेक्टर विल नॉट चेंज, वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो इसी वेक्टर ए को, बी को मैं इसके
ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था मान लो, इसी को उठाकर मैं इसके हेड पे लाके ऐसे ट्रांसलेट करके रख दिया, तो आपको क्या दिखा कि इस समय अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं। तो अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर हैं, अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर हैं, तो आप डायरेक्टली जैसे नंबर्स ऐड करते हो वैसे ऐड कर सकते हो। मतलब ये 2i कैप है और ये 2j कैप, इसका मतलब और समझो कि यहां पे वेक्टर ए है मान लो 2i कैप और वेक्टर बी है 3j कैप, 3i कैप सॉरी, तो दोनों आई कैप का मतलब दोनों एक डायरेक्शन में। तो अगर मैं एक लाइन खींचता हूं जो यहां पर ये वेक्टर ए और वेक्टर ये 2i कैप को और ये 3i कैप है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, 5i कैप वाला मिलेगा कि नहीं, और ये पूरा का पूरा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम का ये मतलब है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी को आप पैरेलल वेक्टर बोलो। इन दो वेक्टर को अगर एंड टू एंड ऐसे हैं तो ये वेक्टर सब अपने क्या होते हैं, ये सब वेक्टर, ये सारे वेक्टर एंड टू एंड ये सब कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, ये सब कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आर मैक्सिमम आपने सीखा, इट इज ए प्लस बी। ओके, ज्यादा से ज्यादा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तब वो रिजल्टेंट मैक्सिमम देंगे, और वो कितना होगा, ए प्लस बी। अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, तो अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो आर मिनिमम, उसके लिए आप देखो क्या होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा मिनिमम होना चाहिए। तो कॉस थीटा मिनिमम अभी अभी बताया कितना होता है, -1, और उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आर मिनिमम की पहले वैल्यू निकाल लो फॉर्मूले से, क्या होगा, a² + b² + 2ab, और ये हो जाएगा cos 180, cos 180 मतलब -1, तो ये होगा a² + b² - 2ab, दैट इज a - b होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज a - b। क्या देखा आपने कि मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, मतलब वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी उल्टा होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं, ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए, तभी तो क्या हो रहा है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, इंडिविजुअल वेक्टर से छोटा आएगा, इसने इतने मैग्नीट्यूड को नलीफाई कर दिया। समझ रहे हैं, केवल फॉर्मूला मत समझिए। ठीक है, क्या आप पूछ रहे हो भाई, आप नहीं समझ में आ रहा है, देव क्या पूछ रहे हो बताओ। ये अपोजिट इतने वेक्टर बी के इतने लेंथ को, इसने इतने लेंथ को वेक्टर ए ने नलीफाई कर दिया। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर बी जो है 5i कैप है, -5i कैप है, और वेक्टर ए जो है क्या है, 3i कैप, तो इससे क्या समझ में आया कि ये +3 और इधर ये -3 कैंसल आउट हुए, तो जो ये रिजल्टेंट बचा, ये बचा अपना वेक्टर आर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा वो इनका माइनस होगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा अपना, ठीक है, 2 आएगा, 2 लेंथ आएगा, 5 -5 + 3 मतलब -2 आएगा। और रिजल्टेंट वेक्टरली अगर लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, -2i कैप, तो ये वही बता रहा है -2i कैप। तो आपने क्या सीखा कि जो अपने रिजल्टेंट वेक्टर है, जो अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, वो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है, दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। कितना मैक्सिमम छोटा हो सकता है, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, और इन्हीं के बीच में फिर लाई करेगा। ठीक है, अब एक केस और देख लें कि मान लो दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर ऐसा लेता हूं जिनके बीच में क्या हो जाए, 90 डिग्री का एंगल हो। मतलब ये ऐसा है मान लो एक वेक्टर, और एक वेक्टर आपका ऐसा है। तो ये अभी अभी आपने ट्रायंगल लॉ में भी किया पाइथागोरस से। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल, अभी एंगल पे आते हैं, एंगल कैसे डिसाइड करते हैं।
ठीक है, तो ये है। अब मैंने अभी बताया कि इसको ट्रांसलेट कर दो, मतलब ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को डॉटेड करके इधर ले आओ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों के टेल और टेल को कोइंसाइड करो। अब ये जो वर्टेक्स बनेगा इसको आप एंगल ऑफ वेक्टर बोलोगे। अभी मैं उस पर अलग से डिस्कशन करूंगा। तो ये वेक्टर ए हो गया। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ये होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि ये जो बी वेक्टर है इसको भी आप यहाँ ला सकते हो, और जैसे ही लाओगे आपको यहाँ पे एक बी वेक्टर भी मिल जाएगा, और आप ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बात तो ठीक है। बट इसके मॉडुलस की हम बात कर रहे हैं, तो आप थीटा 90 करो तो इसका मॉडुलस आपको मिल जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्या मिलेगा? कॉस 90 सभी बच्चों को पता होगा। आप आज घर पे आपका होमवर्क है, साइन थीटा और कॉस थीटा के स्टैंडर्ड एंगल्स थीटा 0, थीटा 30, थीटा 45, थीटा 90, थीटा 120 और थीटा 180, एटलीस्ट थीटा 270 और थीटा 360। इतने का आप वैल्यू जो है एक बार जरूर देख के आएंगे, इन सब की यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सभी में साइन और कॉस की ये वैल्यू जरूर जो है देख के आइएगा। नहीं होगा, आप लोगों ने कुछ कुछ तो पढ़ा होगा, 90 तक तो पढ़ा होगा, तो 90 तक देख के आना, फिर मैं कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो मॉड वेक्टर आर क्या हो जाएगा? कॉस 90 जो है सभी बच्चों को पता होता है, ये वैल्यू तो आप लोग 10th में यूज भी करते हो, 0 होता है। तो कॉस 90 यहां पुट करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। परपेंडिकुलर अगर हैं ये, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो मॉड आर आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या सीखा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आप पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम सीखा। ठीक है, मैक्सिमम सीखा रिजल्टेंट वेक्टर का, मिनिमम सीखा, और 90 डिग्री पे रिजल्टेंट निकालना सीखा। ये क्लियर है सभी को? अरे पैरेललोग्राम पे कहीं वेक्टर लिख दिया है तो साइड होगा तो हटा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइड ही तो लिखा है यार, यहाँ पे सब साइड लिखा है। ठीक तो है? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको ये निकालना सिखा दो। इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर। बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसको अलग से बता रहा हूँ। एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, सब क्लियर ही है। ठीक है, चलो तुम लोग बताना जरा फिर, है ना, मैं 3 सिचुएशन बना रहा हूँ। ठीक है, ये अब बताओ, इसको मैं थीटा देता हूँ, ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये भी थीटा है। ले लो इसको, वेक्टर ए ले लो, ये वेक्टर बी है, ये भी वही है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये भी वही है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो बताओ, तीनों के केस में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तीनों का एंगल क्या क्या होगा? क्या जो एंगल दिख रहा है वही होगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बता के जाओ, भागो नहीं।
जल्दी बताओ। चलिए, तो कभी भी, चलो टाइम हो गया बहुत, बच्चे भाग गए। चलो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है। चलिए फिर जो भी है कल इसको रिवाइज करके आ जाइएगा, फिर इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए, ओके। बाय।